बच्चे हमारे पास अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है इसके अंदर जो अर्थ मैग्नेटिज्म वाला टॉपिक है वो उसमें आता है क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। हमने लास्ट टाइम डेरिवेशंस और बाकी सारा वो पार्ट कर लिया था। क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल में हमारे पास एक यहाँ एक टर्म है बोहर मैग्नेटॉन। बोहर मैग्नेटॉन पता है सबको क्या थी? बोहर मैग्नेटॉन बेसिकली मैग्नेटिक मूवमेंट की यूनिट थी, बीएम में जो हम गिन रहे होते हैं, है ना। बोहर मैग्नेटॉन के अंदर हम कर क्या रहे हैं? बोहर मैग्नेटॉन और मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑफ एन एटम ड्यू टू रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। ये मैं क्यों निकाल रहा हूं? क्योंकि देखो क्लासिफिकेशंस निकालनी है ऑब्वियसली, इसके आगे जाके हम एक टॉपिक करेंगे जिसके अंदर पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिज्म पे बात करेंगे। उससे पहले यहां एक सिंपल सी डेरिवेशन मैंने करी हुई है जिसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन की वजह से होने वाले मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर आए ना आए उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं कि हो सकता इस टॉपिक को अलग से एक टॉपिक बना लो। वो टॉपिक क्या रहेगा? वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एन एटम, ठीक है। तो एक एटम के मैग्नेटिक मूवमेंट का, अदरवाइज तुम्हें फॉर्मूला याद है? स्क्वायर रूट ऑफ एन इंटू एन प्लस टू, जो हमने उसके अंदर किया हुआ था स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट जब निकाल रहे होते थे, तो इसी तरीके से निकलता है। अब देखो होता क्या है बच्चे, ई चार्ज है हमारे पास इलेक्ट्रॉन का, आर हम मान लेते हैं रेडियस है, वी मान लेते हैं ऑर्बिटल स्पीड जो कि आर ओमेगा के इक्वल होती है, ओमेगा आ गया एंगुलर वेलोसिटी। अब एक बात बताओ, करंट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? चार्ज बाय टाइम। चार्ज इलेक्ट्रॉन है तो ई बाई टी आ गया। टी हमारे पास क्या है? पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। अब जब पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन कर रहे हैं तो रेवोल्यूशन का मतलब क्या हो? टोटल ओवरऑल पूरा एक चक्कर काटने में जितना टाइम लगा होगा। फॉर्मूला क्या होता है टाइम का? डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बाय, है ना, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना हुआ एक चक्कर काटने में? सर्कमफ्रेंस, दैट इज 2 पाई आर बाय स्पीड कितनी आ गई हमारे पास? v। किसी को इसमें परेशानी? यहां पर 2 पाई आर बाय आर ओमेगा, मैंने क्या किया? v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी जो हमारे पास आर ओमेगा थी। जब हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी तो काटा पीटी करके 2 पाई बाय ओमेगा मेरे पास टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन द ऑर्बिट का फॉर्मूला मिल गया। डन। अब करंट का फॉर्मूला क्या है? ई बाई टी। टी के अंदर वैल्यू डाल देते हैं 2 पाई बाय ओमेगा। किसी को दिक्कत है ना? आ जाओ बच्चे बैठो 2 मिनट। तो ये हमारे पास क्या आ गया? 2 पाई बाय ओमेगा आ गया, ओमेगा ई बाई 2 पाई, कोई दिक्कत नहीं। अब ए क्या होता है? एरिया पाई आर स्क्वायर। मैं क्यों कर रहा हूं ये? एरिया की जरूरत क्यों पड़ेगी? क्योंकि मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला था एन आई ए। एन नंबर ऑफ टर्न्स, आई इज द करंट, और ए जो वो एरिया जिसको वो कवर करेगा। तो आई ए के इक्वल आ गया क्योंकि एन तो 1 है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक ही चक्कर काट रहे। तो यहां पे आई की वैल्यू ओमेगा ई बाई 2 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई किया तो हाफ ई ओमेगा आर स्क्वायर हमारे पास नेट मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एन एटम का निकल के आ गया। ये अपने आप में एक न्यूमेरिकल या क्वेश्चन है, वो एक तरह से उसका सॉल्व करके दिया हुआ है मैंने। ये कोई बड़ी चीज नहीं है कि क्वेश्चन की फॉर्म में दे दें, डिराइव करने के लिए नहीं आएगा, बट एक केस बना के तुम्हें दे देंगे हाइड्रोजन एटम का, जिसके अंदर बोल देंगे इसका ये रेडियस है और इसके हिसाब से इसका मैग्नेटिक मूवमेंट निकालो। तो वहां से सिंपल कंसेप्ट है, पता चल रहा है सबको? चलो भाई, अब इसके बाद हमारे पास आता है बच्चा मैग्नेटिक परमेबिलिटी। मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू, इट इज द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू परमिट द पैसेज ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस थ्रू इट। ये अपने को पता है मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या होती है। देखो हमने क्या बात करी थी? मैग्नेटिक परमेबिलिटी है अगर दो मैग्नेट्स को मैं स्पेस में रखता हूं, दो मैग्नेट्स को अगर हम स्पेस में रखेंगे तो एक दूसरे पे कैसे इंपैक्ट डालेंगे? अगर मैं उनके बीच में कोई और मीडियम इंट्रोड्यूस कर दूं, जाहिर सी बात है अलग हो जाएगा, है ना। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ वीक होगी, स्ट्रांग होगी, वो उस पर एक लंबी चौड़ी कहानी है। अब मेन वहां पर हमने क्या कहा था कि अगर स्पेस है तो म्यू नॉट आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। एक तो हमारे पास मैग्नेटिक परमेबिलिटी होती क्या थी? एक मीडियम की वो प्रॉपर्टी की वो किस तरीके से फील्ड लाइंस को डिस्टर्ब कर रही है, किस तरीके से एक जगह एक पोल से दूसरे पोल तक फील्ड लाइंस को पहुंचा रही है। तो हम जब उसकी बात करते हैं तो यहां पे हमारे पास किस तरीके से उसको डिफाइन किया हुआ देखो, एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू परमिट द पैसेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स थ्रू इट, उसी को परमेबिलिटी कहते हैं। फिर आता है मैग्नेटिक फोर्सेस और मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच, द डिग्री टू विच मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटाइज कैन मैग्नेटाइज अ मटेरियल। अगर अब मैं बात कर रहा हूं मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब हमें पता है कितनी स्ट्रेंथ है उसके अंदर, उस स्ट्रेंथ को नापेंगे कैसे? किसी नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस विच कैन गेट मैग्नेटाइज को अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं तो वो भी टेम्परेरीली मैग्नेटाइज हो जाएगा। तो उस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है कि उस दूसरे ऑब्जेक्ट को कितना मैग्नेटाइज कर सके, दैट इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी। एच से डिनोट करेंगे।
The magnitude of magnetizing force may be defined as the number of ampere turns flowing round unit length of a toroid solenoid to produce the magnetic induction B in the solenoid. B naught is equal to mu naught H. ये टॉरेड के रिस्पेक्ट में कर दिया. तुम्हारे लिए अच्छा है कि टॉरेड अब है ही नहीं सिलेबस में, ठीक है. अब है मैग्नेटिक सस्पेटिबिलिटी. इसको हम क्या कहते हैं बच्चा? इट इज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन I इंड्यूस्ड इन द मटेरियल टू द मैग्नेटाइजिंग फोर्स दैट इज H. तो ये एक सिंपल डेफिनेशंस और सिंपल से रिलेशंस है जो छोटे मोटे तुम्हें 1 मार्क के अंदर एजेशन रीजन में कहीं ना कहीं दिख जाएंगे, तो इनको पढ़ के रखना है. अब जहां से अपना टॉपिक शुरू हुआ था दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल. क्लासिफिकेशन देखो बहुत सिंपल सा है बच्चा. अगर मैं सिंपल एक बात करूं कि चीजें मैग्नेटिक हैं क्यों, हमने अगर अब केमिस्ट्री के अंदर भी हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चल रहा था, उसके अंदर हमने बात करी थी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है हमारा और वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पोजेस कर रहा है, कब 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 कर रहा था? जब उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे. अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे, सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में अलाइंड है, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन सेम है, सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही तरफ घूम रहे हैं. अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक ही तरफ घूमेंगे तो हमें पता है टर्न्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है कि नहीं. जितना टर्न ज्यादा एक ही तरफ में वो मैग्नेटिक इफेक्ट ज्यादा होगा. लेकिन अगर एक क्लॉकवाइज और एक काउंटर क्लॉकवाइज होगा तो कैंसिल आउट हो जाता है. तो अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पोजेस कर रहा है, इसका मतलब उसके अंदर जो पार्टिकल्स की अलाइनमेंट है वो किसी एक सर्टेन डायरेक्शन में ज्यादा है, ऑपोजिट में कम है. अगर जो हमारे पास पार्टिकल्स की अलाइनमेंट एक ही डायरेक्शन में, सभी एक डायरेक्शन में हो जाए, तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पोजेस करेंगे. 80% उधर 20 इधर हो जाए, थोड़ी वीक. 50-50 हो गए तो बिल्कुल ही कैंसिल आउट हो गया. कंसेप्ट समझ में आ रहा है? अगर हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, जो कि मैग्नेटिक बिहेवियर के अकॉर्डिंगली पार्टिकल्स की मैं बात कर रहा हूं, अगर उनकी अलाइनमेंट एक ही डायरेक्शन में होगी, तो जितनी ज्यादा डोमिनेंसी एक डायरेक्शन में मैग्नेटिक मतलब एक डायरेक्शन में होएगी पार्टिकल्स की, उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती जाएगी. डन है? इसको पढ़ते हैं, अब और ज्यादा क्लियर हो जाएगा. सबसे पहला है बच्चे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस. डायमैग्नेटिक क्या होता है? द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आर दोज इन व्हिच द इंडिविजुअल एटम और मॉलिक्यूल्स और आयंस डू नॉट पोजेस एनी नेट मैग्नेटिक मूवमेंट. इंडिविजुअली किसी के पास खुद की कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है. When such substances are placed in external magnetizing field, they get feebly magnetized in the direction opposite to magnetic field. क्या बात हुई? Diamagnetic substances are non-magnetic substances. सरल भाषा में ये भाई 50% उधर है, 50% इधर है, कोई अलग से मैग्नेटिक फील्ड नहीं है. लेकिन जैसे ही मैंने एक्सटर्नल फील्ड के अंदर इनको रखा, अब क्या होगा? अब समझना जरा. ब्लैक और रेड दो पार्टिकल्स, एक इधर एक इधर, दोनों ने कैंसिल आउट किया हुआ, किसी तरीके की कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं. अब जैसे ही मैंने एक्सटर्नल फील्ड में रखा, उधर नॉर्थ इधर साउथ, इसका साउथ उस तरफ उसका नॉर्थ उस तरफ, पोल्स क्रिएट कर गए, मैग्नेटाइज हो गया. कब तक मैग्नेटाइज है? जब तक एक्सटर्नल फील्ड का इन्फ्लुएंस है. जैसे ही वो हटा, साथ में आ गए, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म. बात समझ में आ रही है? तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंसेस व्हिच डू नॉट पोजेस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ देयर ओन, बट दे गेट फीबली मैग्नेटाइज्ड व्हेन दे आर एक्सपोज्ड टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. सॉर्टेड है? अब इसके अंदर क्या रहेगा? जो म्यू आर की वैल्यू है ये लेस देन 1 रहेगी. एंड मेन जो है, इस डायग्राम पे ध्यान देना, लॉन्गेस्ट एक्सेस एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड. अगर हम एक्सटर्नल फील्ड के साथ इसको लटका देते हैं हवा में, तो ये हमेशा कैसे रेस्ट करेगा? बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में. और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कभी भी इसके बीच से क्रॉस नहीं कर रही हैं. दिख रहा है? ऊपर से और नीचे से निकल के जा रही हैं. तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रेफर नॉट टू पास थ्रू दी डायमैग्नेटिक मटेरियल. ये प्रॉपर्टीज याद रख लेनी है, रट डालनी है बिल्कुल. डायग्राम और ये प्रॉपर्टीज, इन्हीं पे क्वेश्चन बनेगा बच्चा. क्लियर है ये? इसके बाद हमारे पास है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस. पैरामैग्नेटिक क्या होता है बच्चा? जो स्ट्रांगली मैग्नेटिक फील्ड पोजेस करेगा. These are those substances in which each individual atom or molecule ion has some net non-zero magnetic movement of its own. Already magnetized है. और ऐसे ऐसे बहुत सारे एटम इकट्ठे हो गए हैं, तो जाहिर सी बात है सबकी मिलकर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ गई होगी. When such substances are placed in an external magnetizing field, they get feebly magnetized in the direction of magnetic field. पिछली बारी में क्या हुआ था? Diamagnetic substance get magnetized in the opposite direction to applied magnetic field. Paramagnetic substance get magnetized in the direction of magnetic. ये सेम तरीके से अलाइन होने की कोशिश करेंगे. और इसके अंदर
जो अगर हम इस तरीके से, पहली बात तो म्यू आर की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, ग्रेटर देन 1। और अगर मैं अब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को किसी एक्सटर्नल फील्ड के अंदर हवा में लटका देता हूं, तो वो हमेशा खुद को इसके फील्ड लाइंस के बिल्कुल पैरेलल डायरेक्शन में, लॉन्गेस्ट एक्सिस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड अरेंज कर लेगा। और जो फील्ड लाइंस होंगी दे विल प्रेफर टू पास थ्रू दी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। क्लियर है? इसके बाद आता है बच्चा हमारा फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक कुछ और नहीं है, वो पैरामैग्नेटिज्म का ही एक्सट्रीम केस है। पैरामैग्नेटिज्म क्या था, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड थी, फेरोमैग्नेटिज्म में स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या रहते हैं बच्चा? Ferromagnetic substances are those in which each individual atom, molecule or ion has non-zero magnetic moment as paramagnetic substance. When such substances are placed in external magnetic field, they get strongly magnetized in the direction of field. Then same बिल्कुल पैरामैग्नेटिज्म जैसा, बट ये स्ट्रांगली आ गया यहाँ पे। And ferromagnetic material show all the properties of paramagnetic substance, but to much larger degree. तो एक्सटेंट बढ़ गया है, डायग्राम सेम होगा बिल्कुल इसी के तरीके का, सारी फील्ड लाइंस ऐसे इसके अंदर से पास हो रही होंगी। सॉर्टेड है बच्चा। ये हमारे पास क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। इसके बाद हमारे पास आता है बच्चा क्यूरीज लॉ इन मैग्नेटिज्म। क्यूरी लॉ इन मैग्नेटिज्म क्या है? अगर अब इन्हीं मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को हम वेरिएबल टेम्परेचर की कंडीशन में रख लेंगे, तो उस वक्त इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे क्या फर्क पड़ेगा, ये हमारा क्यूरीज लॉ के अकॉर्डिंगली पता चलता है। हम क्या बात कर रहे हैं, व्हाट विल बी द चेंज इन मैग्नेटिक स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बाय वेरिएशन इन टेम्परेचर। तो इसमें क्या होता है, देखो क्यूरीज लॉ के अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या था बच्चा, इसमें है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई ऑफ अ मैग्नेटिक मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, पहला, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल। समझ में आई है? जो हमारे पास इंटेंसिटी आएगी मैग्नेटाइजेशन की, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फील्ड के, लेकिन साथ में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। कंबाइन करके लिखा, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी बाई टी और बी इज प्रोपोर्शनल टू एच विच इज इंटेंसिटी। when a material is heated, the magnetization start decreasing, so the magnetization of the material is inversely proportional to temperature, and this relation is known as Curie law. Higher temperature पे क्या होगा, when the magnets are exposed to higher temperature, their magnetic force decreases. This is because of heat increases the magnet's kinetic energy, causing the molecules to move faster and become more sporadic. ये बेसिकली क्या रहेगा कि अनइवन तरीके से रहेंगे। तो हम ये बात करेंगे कि जितना टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे उतनी उनकी अलाइनमेंट खराब होती जाएगी, जितनी अलाइनमेंट खराब होती जाएगी कि यूनिडायरेक्शन खत्म होके वो मिक्स डायरेक्शन में निकलेंगे, नेट वेलोसिटी किसी साइड में नहीं, नेट डायरेक्शन कोई नहीं, तो जाहिर सी बात है वो डायमैग्नेटिक कैरेक्टर पे आने शुरू हो जाएंगे। जितना लो टेम्परेचर करते जाएंगे, when the magnets are exposed to lower temperature, their magnetic strength generally increases. This is because the decrease in kinetic energy enhances the magnet's magnetic property. Sorted है बच्चा। इसी के साथ ये तीन डायग्राम बनाए हुए हैं, किसके लिए, पैरामैग्नेटिक के लिए। सीधा सीधा डायग्राम आ गया भाई, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं वो कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज करती जा रही हैं। जो हमारे पास फेरोमैग्नेटिक है उसमें भी देखो डिक्रीज ही कर रही है, लेकिन ग्राफ में माइनर सा जो चेंज है वो क्यों है, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक में थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज करने से कुछ नहीं होगा, एक सर्टेन टाइम के बाद करेगा और उसके बाद वो वापस से फिर कांस्टेंट होना शुरू हो जाएगा। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है, वो तो ऑलरेडी डीमैग्नेटाइज्ड है, तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो शुरू में वो क्या होंगे, वो एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, मतलब जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पोजेस नहीं कर रहे हैं, ये उनके लिए स्पेसिफिकली। जो पहले डीमैग्नेटाइज्ड सब्सटेंसेस था, टेम्परेचर बढ़ाया, मैग्नेटाइज हो गए, उसके बाद फर्दर बढ़ाएंगे क्योंकि वो पैरामैग्नेटिक के लेवल पे पहुंच गए, फर्दर बढ़ाएंगे तो वापस से वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज कर देंगे अपनी। ग्राफ समझ में आ गया बच्चा? ये सेकंड वाले में हमारे पास क्या होता है बच्चे, जिस टाइम पे हम फेरोमैग्नेटिक की बात करते हैं, फेरोमैग्नेटिक में जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाता जाऊंगा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, देखो इनिशियली सारे एक डायरेक्शन में अलाइंड है, एक ही डायरेक्शन में, विद अ स्मॉल इंक्रीज इन टेम्परेचर कुछ खास वेरिएशंस नहीं आएंगे, लेकिन और अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एकदम से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होने लगेंगी, खराब होनी शुरू होंगी, एक पॉइंट पे पहुंचेगा पैरामैग्नेटिज्म पे। अब मैं और टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वो डायमैग्नेटिज्म की तरफ आता जाएगा। नीचे कुछ नहीं है, एक रेफरेंस लाइन है बच्चा सर, उसका कोई लेना देना नहीं है इसमें। क्लियर बात है ये? इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर बच्चा जो है वो खत्म हो गया है। इसके अंदर ये पहले हिस्टेरेसिस कर्व होता था, मैं हल्का सा बता रहा हूं सिर्फ, वैसे हिस्टेरेसिस कर्व अब आउट ऑफ सिलेबस है।
इसमें हम क्या कहते हैं ना, ये मैग्नेटिज्म रेजिड्यू के बारे में बात करता था। ये क्या कहते हैं, मान लो मैं किसी ऑब्जेक्ट को मैग्नेटिक फील्ड में रख देता हूं, मैंने किसी ऑब्जेक्ट को मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो क्या होगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा। अब अगर वो मैग्नेटाइज हो गया है, मैं क्या करना चाहता हूं, क्या वो रखते ही मैग्नेटाइज होगा, नहीं होगा। पहले क्या होगा, इस ग्राफ पे ध्यान दे रहा, इधर की तरफ हमारी इंटेंसिटी और इधर की तरफ इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म है। मैंने थोड़ी सी इंटेंसिटी बढ़ाई, मैग्नेटाइज नहीं हुआ, और बढ़ाई नहीं हुआ, और बढ़ाई नहीं हुआ। इस पॉइंट पे आके अब वो ऑब्जेक्ट मैग्नेटाइज होना शुरू हुआ है। तो ये जो ग्राफ वाली लाइन है हमारी, ये लाइन अपने को ये दिखा रही है, एक मिनट मैं अभी दिखाता हूं तुम्हें। ये वाला जो पार्ट है, ये वो वाला पार्ट है जब वो मैग्नेटाइज हुआ है। अब मुझे क्या करना है, उसे डीमैग्नेटाइज करना है। तो डीमैग्नेटाइज करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैग्नेटिक फील्ड हटा दूंगा। तो जैसे ही मैं मैग्नेटिक फील्ड हटा रहा हूं, मतलब इसको वापस जीरो पे लाया, तो वो देखो वो डीमैग्नेटाइज पूरे तरीके से जीरो पे नहीं आया। अब उसके अंदर ये रेजिड्यू मैग्नेटिज्म बच गया, दिख रहा है। इवन इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, उसके पास अभी भी इतनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बच गई है। तो मुझे अब पूरे तरीके से अगर डीमैग्नेटाइज करना है, तो मुझे ऑपोजिट पोलैरिटी के साथ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करनी पड़ेगी ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये हुआ, अब उसके अंदर जीरो इंपैक्ट आ गया। सेम ग्राफ कंटिन्यू होगा अगर मैं ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए करता हूं। इसको हम हिस्टेरेसिस कर्व कहते थे, या इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज होती थी वो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म ऑफ मटेरियल या रेमिनेंस या रिटेंटिविटी के बारे में बात करते होते थे। ये अब नहीं है सिलेबस में, बाकी सारा ये पता है, ये हमने अभी डिस्कस कर ही लिया बच्चा, है ना। वो वाला डाई और ये वाला पैरामैग्नेटिज्म के लिए, इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। हर बच्चा क्वेश्चंस करेगा, न्यूमेरिकल्स करेगा, डाउट्स के साथ मिलते हैं।